जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज की गाइडलाइन जारी की और जब कोर्ट और एडवोकेट ही फॉलो नहीं करेंगे तो आम पब्लिक कैसे फॉलो करेगी? हस्बैंड को हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। ऑर्डर जो निकला वो एक्चुअली उनके फेवर में था। गाइडलाइंस वर री इशूड व्हिच वाज अदिति एलियास मिठी वर्सेस जितेश शर्मा। We sent near to 230 to 250 RTIs and we have got the response of more than 150 to 180 RTIs. Hi guys, welcome to another podcast of Save Indian Family Foundation, and as always, please do like and subscribe the channel if you want us to create more content, more information, and which will help everyone in general. तो आज basically हमारे साथ हैं Sam Sif, who is a hardcore MRA from Pune. And hi, we have hi and we have शशांक सिन्हा, वो भी आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हाय अक्षत। हाय। आज का बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट है वो एक जजमेंट रिव्यू है जो झारखंड हाई कोर्ट से आया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटेनेंस। जो भी लोग हैं स्पेशली हस्बैंड्स जो हैं जो फॉल्स केसेस और मेंटेनेंस के केसेस लड़ रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आपको लगता है कि आपको हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, शायद से वो मिले, शायद से ना मिले, यही वो जजमेंट पूरा बताता है। टू डिस्कस मोर, Sam is there and Shashank sir is there, and over to them. तो शशांक सर, आप क्या कहते हैं इस जजमेंट के बारे में? मतलब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये न्याय किस चिड़िया का नाम। भारत में न्याय किसी को मिलता नहीं है। पहली बात, जब हमारे देश में भगवान राम जो हैं वो उनको न्याय मिलने में 500 साल लग गए, तो हम लोग तो आम इंसान, तो न्याय किसी को कभी मिला नहीं। वो जो बंदा ये जजमेंट लेके हाई कोर्ट गया है, आई एम वेरी श्योर उसको न्याय तो नहीं मिला, बट उसको डबल फाइनेंशियल बर्डन जरूर है। ऑलरेडी वो बंदा का एक्सपेंस अगर काउंट किया जाए तो अभी वो हाई कोर्ट गया होगा तो लॉयर फी और लिटिगेशन कॉस्ट को अगर मिलाया जाए तो अभी वो बंदा का अप्रॉक्स 50 to 60,000 उसका एक्सपेंस हो चुका होगा ये जजमेंट को सिर्फ अपील में जाने। तो 6,000 रुपया उसको जो ग्रांट किया गया था फैमिली कोर्ट से, वो बंदा 60,000 अभी पे करके झारखंड हाई कोर्ट गया और फिर से झारखंड हाईकोर्ट ने उसको वापस से रामगढ़ फैमिली कोर्ट भेज। तो 60 खाया पिया कुछ नहीं, हमारे एक तरफ कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना, तो वही वाली बात। चलिए ये तो अच्छा व्यू था आपका। सैम, आप what are your views on this? We have multiple views in this judgment. So this judgment actually has both pros and cons. कुछ फायदे भी हैं इस जजमेंट के जो कि यूज हो सकते हैं, नुकसान भी हैं। पर्सनली आप कुछ बोल नहीं सकते कि किसके केस में कैसा होगा। ये जजमेंट्स ऐसी हैं कि इसमें से आप फायदा भी उठा सकते हो और नुकसान भी करवा सकते हो। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, कौन कौन सी चीजें हैं फायदेमंद। पहले हम इसमें थोड़े से फायदे की बात करते हैं, क्या फायदे हुए। एक दो पॉइंट फायदे की करेंगे, फिर उसके बाद नुकसान की, और फिर से फायदे पे आएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव हमेशा से एक रहता है, कोई भी चीज हो रही है ना उसमें से फायदा कैसे। तो आएंगे लास्ट में दोबारा से फायदे पे आएंगे। पहले इसमें थोड़ा देखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा जजमेंट को हम लोग शेयर करते हैं। हाई कोर्ट reiterates, even if the proceedings was ex parte against the husband, still the required affidavit was to be filed by the wife to find out her asset, liability, source of income, etc. This is a Jharkhand High Court's judgment, okay, wherein this came in this current month only, and this is a judgment where, so basic facts of this case is the husband didn't appear in the lower court, wherein family court ordered a maintenance of 5,000 for his wife and 1,000 for his minor daughter. Okay, and he didn't appear, and this order was an ex parte order. Okay, so basic example is like this is an ex parte order. Firstly, we have to see this is an ex parte order. This is not a like entire trial has gone into and the order has been made as per the entire evidences. Okay, clearly बोला जाए तो contested नहीं है, ये ex parte है। Yeah, correct. So इसके अंदर एक जो मेजर चीज है वो ये देखने वाली है कि इसके अंदर जो एफिडेविट है, जो कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है जो 4 नवंबर 2020 में आया था, जिसके अंदर बोला गया था कि एनीबडी हु इज क्लेमिंग अ मेंटेनेंस अंडर डीवी एक्ट, अंडर सीआरपीसी 125 और HMA 24 और एटसेट्रा, एनी अदर मेंटेनेंस एप्लीकेशन हैज टू बी अलोंग विद द affidavit of disclosures of assets and liabilities plus bank statements and etc. Few items has to be attached and then it has to be filed right at the time of filing. Okay, ये एक बेसिक था जो कि करना था किसी भी पेटिशनर को अगर वो क्लेम कर रहा है।
तो इस पर्टिकुलर केस में वाइफ ने एज यूजुअल अपना एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फाइल नहीं किया था. शी जस्ट क्लेम्ड herself as a incapable woman to take care of her child and herself, and she reflected her husband's salary as it is mentioned, I think, in the judgment. Yeah, If we can 25. if we can open the judgment also, you have the judgment copy. समीर भाई, बिफोर देयर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी ब्रीफ फैक्ट्स में, जो ऑर्डर पास हुआ था वो 5,000 रुपए फॉर द वाइफ, 1,000 रुपीज फॉर द माइनर डॉटर until she gets married or is gainfully employed. Correct. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कोर्ट्स आर लुकिंग इनटू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पेटिशनर विच इज द वाइफ. इतने सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सब है, लेकिन कोर्ट्स जो है उनको ये डायरेक्शन नहीं दे रहे कि आपके पास इतनी सारी स्कीम्स हैं, आप उनको अवेल कर लो, ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस लगा दिया जाता है. और आप देखिए आपको कब जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जब आपको चाहिए होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, तब आपके लिए दरवाजे खुले हैं. Right. See, thankfully, in this case, at least the honorable court has taken a point. Gainfully employed तक ही मेंटेनेंस है. Generally वो employment है या नहीं है वो भी नहीं. Okay. So this is very critical कि वो उसने एक point को लिया है. Gainfully employed. So they are pushing towards the employment also. शशांक सर, आप क्या मैं इस पे बता रहा हूँ कि मैंने अभी न्यूमरियस एक्स पार्टी जजमेंट देखे हैं रिसेंट झारखंड में, फैमिली कोर्ट्स जो अलाउ कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि एक्स पार्टी जब भी होता है तो वहां पे 6,000 के आसपास में वो किसी ना किसी तरह से मेंटेनेंस ग्रांट कर देते हैं एक्स पार्टी. तो ये एक साइकिल बना हुआ है और मैं कई ऐसे करीब 7-8 केसेस का जजमेंट में जानता हूँ जहाँ पे एक्स पार्टी हुआ है और 5 से 6,000 रुपए का जजमेंट दे दिया गया है. वन ऑफ द केस मेरे सिटी में थे, वहां पे 6,000 लड़की को दिया गया और 6,000 माइनर चाइल्ड. तो प्रॉब्लम इज दैट कि पहले तो ये हम लोग समझ ले कि मेंटेनेंस क्या है. जब कोई लड़की मैरिड होके एक जेंट्स के घर आती है तो एज पर लॉ भी कहता है, हमारा शास्त्र भी कहता है कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी वाइफ और बच्चे को मेंटेन करना या उसको उसका एक्सपेंसेस बियर करना. तो यही लॉ है. अब क्या है कि जो पिटीशन होते हैं मोस्टली उसमें दिखाया जाता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ और बच्चे को विलफुली डिजर्ट किया है. 99% केसेस में आपको ये दिखेगा. तो यहाँ पे भी इसी तरह दिखाया गया कि डिजर्शन हुआ है. तो जब डिजर्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पे जो डिपेंडेंट है आप उसको डिजर्ट करोगे तो फैमिली कोर्ट आपके ऊपर ये लगाता है मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस पहले बहुत सही चीज था, लेकिन आज के टाइम में इसे मिसयूज किया जा रहा है. आजकल ऐसा कुछ होता है, वाइफ खुद डिजर्ट करती है हस्बैंड को, नाउ क्लेमिंग कि मुझे डिजर्ट कर दिया गया है कोर्ट में, इस तरह से करके. और मेंटेनेंस एक तरह से आज के डेट में वो जैसे सरकार पहले विधवा पेंशन चलाती थी, लाइक दैट मेंटेनेंस को यूज किया जा रहा है. ये एक गुजारा भत्ता जो है वो अभी देखो आप इस केस में अगर देखोगे तो लड़की जो है बीटेक ग्रेजुएट है, तो काफी हाईली क्वालिफाइड है. और अगर बीटेक किया है तो आई थिंक टीचिंग जॉब भी वो करती है. और जिस सिटी में ये बहुत सी क्लास की सिटी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मंथली एक्सपेंस की बात करोगे तो हार्डली अगर यहाँ पे 20-25 हजार रुपए अगर यहाँ पे किसी का इनकम होगा ना तो समझ लो वो राजा है. अगर आप मुंबई के से कंपेयर करोगे तो अराउंड 1 लाख रुपए उसकी सैलरी, 25,000, 4 टाइम्स इनकम को आप जनरेट कर सकते. तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफी लो है, फिर भी 6,000 रुपया कोर्ट ने अलाउ किया है. तो हम इस पे नहीं क्वेश्चन कर सकते क्योंकि जज का अपना प्रोस्पेक्टिव है. बट जहां तक मुझे दिख रहा है कि 5,000 और 1,000 देने के बाद जो बंदा है वो कोर्ट में वो गया कि यहाँ पे इनकम एफिडेविट वाइफ ने फाइल नहीं करा, तो वो हाई कोर्ट गया वहां पे कि उसको इस जजमेंट को क्वेश्चन किया जाए और फिर से इसकी बात कंसीडर किया जाए. बेसिकली ये बंदा इस चीज के लिए गया है और जज ने पूरा वो हाई कोर्ट में ये पूरा उसका बात ही को घुमा के अलग वे में प्रेजेंट कर दिया गया. मुझे जो ये केस से दिखा, आप बताओ समीर भाई कुछ. सो इसमें एक बेसिक चीज है, जैसे कि आप पटिशनर इज हस्बैंड हियर. ओके, इसमें पटिशनर का जो क्लेम है वो ये है कि ही इज अ बीटेक ग्रेजुएट एंड ही इज अनएम्प्लॉयड. अगर हम एज यूजुअल प्रैक्टिस आजकल की डेट में देखेंगे तो एनी पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड मे इट बी अ डेली वेजर,
ओके, डेली वेजर भी हो सकता है, या फिर वो बीटेक हो या एमबीए हो, कोई भी हो, बाय डिफॉल्ट ऑनरेबल कोर्ट्स उसकी सैलरी 20,000 लेकर चलते हैं. इवन अ डेली वेजर इफ इज क्लेमिंग दैट इज अ डेली वेजर और इज अनएम्प्लॉयड आल्सो, सो कैपेबिलिटी 20,000 टू 25,000 के अंदर एक मार्किंग किया हुआ है ऑनरेबल कोर्ट्स ने. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने 25 टू 30,000 के बारे में ही लिखा है. ऑनरेबल कोर्ट ने 25 टू 30,000 ही कंसिडर किया हुआ है. इसका मतलब ये है कि वाइफ ने भी उसकी सैलरी 25 टू 30 या फिर 30 40 50 बताई होगी. ओके, उसके बेस पे अगर 5,000 प्लस 1,000 दैट कम्स टू लाइक 20% ऑफ द सैलरी, नियर टू 20 टू 25% ऑफ द सैलरी के ब्रैकेट के अंदर उन्होंने इसका मेंटेनेंस लगाया है, विच इज इन द केसेस व्हेन द चाइल्ड इज देयर. ये अप्रोक्सीमेटली वो हमारा जो नॉर्मल ग्राफ है उसी के अंदर लाई करता है. तो मतलब ऐसा नहीं है कि एब्सर्ड जजमेंट है. ओके, जनरल जजमेंट्स में ये उसी रेंज में है. 10% टू 25% एक जनरल रेंज है. उस रेंज में इसका एक्स पार्टी ऑर्डर था एंड कंसिडरेशन जो उन्होंने लिया वो 20 टू 25,000 में ले लिया. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड को हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इफ ही इज अनएम्प्लॉयड आल्सो स्टिल हिज सैलरी विल बी टेकन एज 20 टू 25,000 जो कि वो क्लेम कर रहा है. अब वो नीचे जाएगा ना तब भी उसका मेंटेनेंस इतना तो रफली लगेगा ही. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इफ देयर इज समथिंग that will be decreased by from 5,000 to 4,000 plus 1,000, and the amount of charges he has paid to going to the high court will be much more than 1,000 rupees per month. तो समीर भाई, इससे मुझे जो समझ में ये आ रहा है कि काफी बार हस्बैंड्स एज लिटिगेंट्स इतने ज्यादा इमोशन में बह के और हर एक चीज को बहुत ही लॉजिकली देख के इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो ब्लाइंड साइडेड हो जाते हैं. उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये जो ऑर्डर जो निकला वो एक्चुअली उनके फेवर में था, लेकिन क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ 1 2 3 4 जो एक आदमी का एक लॉजिकल माइंडसेट होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी, वो अगर लिंक नहीं जुड़ रहा है उनके दिमाग में तो उनको ये लगता है कि भाई ये ऑर्डर गलत है. तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि एज अ हस्बैंड हु इज फाइटिंग फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेस स्पेसिफिकली, आपको अपना दिमाग बहुत ही ओपन रखना पड़ेगा कि हर एक चीज जो आपने स्टार्टिंग में भी कही थी, हर एक चीज जो आपको लग रहा है आपके अगेंस्ट है शायद से आपके फेवर में है. करेक्ट. और ये 100% ये हस्बैंड के फेवर में जजमेंट था. इसको अपील नहीं करना चाहिए था. हस्बैंड ने ये गलत स्टेप लिया है. 110% गलत स्टेप. एंड एज पर आवर SIF गाइडलाइंस आल्सो, when a maintenance is between 3,000 to 7 or 8,000 rupees, even if the husband is not working, that should not be questioned up in the High Court or Supreme Court. Appealable नहीं है वो. अगर उसका maintenance exceptionally like more than 50% of the salary या फिर more than 30-35% of the salary लगा है, तब उसको वो सोचना चाहिए कि वो अपील करे. यहाँ पर उसका 5-6 हजार तो बेसिक के हिसाब से लगा, तो यहाँ पर वो अपील नहीं बनता था. बट हाउएवर, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वन थिंग, दिस इज अ जजमेंट, दिस इज नॉट अ गाइडलाइन. ओके, विल रिपीट वन थिंग, दैट रजनीश वर्सेस नेहा गाइडलाइंस and that judgment which came on 4th November 2020, that is a guidelines. Okay, do not compare those guidelines with this judgment. This judgment is as per that guideline. Okay, तो judgments का कुछ difference होता है. जजमेंट पर्टिकुलर केस के अंदर निकलती है विद फॉलोइंग दी सर्टेन नंबर ऑफ गाइडलाइंस एंड लॉज. ओके, तो हम ये जो जजमेंट को रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक रूलिंग बन गई है. दिस इज नॉट अ रूलिंग, दिस इज एज पर द पर्टिकुलर केस व्हिच हैज बीन टेकन अप. ओके, तो इसमें अभी प्रोस क्या थे? इसमें प्रो ये है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन आया है कि इफ द एफिडेविट इज नॉट फाइल्ड, if any of the party, especially the wife, ex party order cannot be given. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर कोई वाइफ बिना एफिडेविट के कोर्ट में आती है और उसमें से एक्स पार्टी ऑर्डर निकलवा कर एंजॉय करती है, उसको इसका रिजल्ट पता लगेगा कि ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. इट विल बी सेट असाइड. समीर भाई, इस पे मेरा एक जी बोलिए अक्षत भाई. मेरा क्वेश्चन शशांक सर आपके लिए ही था एक्चुअली. जैसे महाराष्ट्र में बिकॉज ऑफ सैम हम लोगों ने
आरटीआई कैंपेन्स कर करके, ठीक है, हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन निकलवाई कोर्ट से कि भाई रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डेकोरेटेड जजमेंट जो निकला था इन द फेवर ऑफ लिटिगेंट्स स्पेशली फाइटिंग मेंटेनेंस केसेस, उसका क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, कैसे है। झारखंड, पटना, उस एरिया में क्या इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज है, या एक रिलक्टेंसी है कि हम भाई क्यों फॉलो करें? मतलब आपका क्या है इसके ऊपर? मैंने भी झारखंड में कई कोर्ट्स में, इवन रांची, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, ये सब कोर्ट्स में मैंने आरटीआई लगाए हैं, और वहां पे मैंने पता किया कि रजनीश वर्सेस नेहा फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो कोर्ट के रजिस्ट्रार से मेरी डायरेक्ट बात हुई है इस टॉपिक पे, तो उनका आरटीआई में रिप्लाई भी आया कि यस, ये फॉलो हो रहा है, और ये 2021 की बात, नॉट दिस ईयर, 2021 की बात है, तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट नाउ ऑनवर्ड्स मैं अपने सिटी में एक पर्टिकुलर केस को मैंने हैंडल किया है, उसमें भी एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था। लॉयर जो है वो मेरी चाइल्डहुड की टीचर रही है, तो वो केस मेरे सामने से क्रॉस कर रहा था, तो उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट नहीं लगाया गया। 2021 का केस है। तो मैंने उनसे बोला कि मैम, आप इसमें रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट नहीं लगा रहे, ये पिटिशन ठीक नहीं है, आपको इसमें लगाना होगा। तो उसका बहुत कैजुअल अप्रोच था। उनका अप्रोच था कि हाँ ठीक है ना, जज बोलेंगे तो लगा देंगे, अभी ऐसा क्या जरूरत पड़ा हुआ है, अभी तो हम लोग नया हुआ है, और ये सब चलते रहता है, सुप्रीम कोर्ट आते डिसीजन गाइडलाइन सब फॉलो कौन करता है। उनका बहुत कैजुअल अप्रोच था, और जज ने भी विदाउट उस एफिडेविट वो एक्स पार्टी दे दिया। हालांकि उस केस में हस्बैंड जो है वो पे कर रहा था मेंटेनेंस, कुछ सर्टेन अमाउंट पे किया, उसने चैलेंज नहीं किया। अगर वो अपने साइड से चैलेंज करता तो शायद ये जजमेंट आज से 2 साल पहले आ गया। अब मेरा जो फॉलोअप क्वेश्चन है, जो आपने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो तो आता ही रहता है, बाद में देखेंगे, जब जज साहब बोलेंगे फिर हम अप्लाई कर देंगे। क्या मैं ये समझने में ठीक हूं कि एडवोकेट्स एज वेल एज जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है शायद से, इसके लिए वहां पे चीजें चलती हैं, जैसे मर्जी चल सकती हैं? क्या वो एक रीजन है? और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो जो एक सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगी थी ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स, जिसको जो है खारिज कर दिया गया, तो क्या उसके अंदर देखना एक्चुअली जरूरी है अभी बेस्ड ऑन दीज जजमेंट्स? क्योंकि अगर रजनीश वर्सेस नेहा 2020 में आ चुका है और आप कह रहे हैं कि इतने सारे कोर्ट्स में आपने रजिस्ट्रार से बात करके देख लिया है कि ये फॉलो हो रहा है ऑन पेपर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ, अभी मैं इस टॉपिक पे आ रहा था, रांची कोर्ट में जब भी मैं अपना कस्टडी केस फाइट करने जाता हूँ, मेरे सराउंडिंग में कई मेंटेनेंस केसेस चलते रहते हैं, तो वहां पे जो जज का व्यू है वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। इवन एफिडेविट को भी वो बिना उसके कंसीडर नहीं करना चाहते एप्लीकेशन मेंटेनेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जज को अगर ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन बनाया हुआ है कि रजनीश वर्सेस नेहा का इनकम एफिडेविट आपको हर मेंटेनेंस में फाइल करना है, दोनों स्पाउसेस को, आइदर वाइफ को और हस्बैंड, दोनों को फाइल। तो अगर ये जब भी एप्लीकेशन जाता है कोर्ट में जहां पे ये इनकम एफिडेविट नहीं फाइल की होती है, तो उसको उस पिटीशन को डिसमिस क्यों नहीं किया जाता, इंस्टीड ऑफ की ये ऑर्डर दिया जाता है? मेरे थॉट से ये आ रहा। तो अभी कुछ दिन पहले एक मैंने भी जजमेंट पढ़ा था जहां पे कहा गया था जुडिशरी में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लिखा था कि जज को ट्रेनिंग की जरूरत है। ये रजनीश वर्सेस नेहा में आई थिंक इस सेम चीज की बातों में था। तो वो जो आप बात कर रहे हो ना, ये कंप्लीटली वहीं पे आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज की गाइडलाइन जारी की है और जब कोर्ट और एडवोकेट ही फॉलो नहीं करेंगे तो आम पब्लिक कैसे फॉलो करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और जो मुझे लगता है कि इस और बहुत सीरियसली हम लोग को सोचना चाहिए। Shashank sir, see, there are multiple things. One thing is to see, this judgment came on 4th November 2020. Okay. Yeah. After that also, there were multiple number of High Court judgments where the orders were quashed and the file was returned back to this lower court to recalculate the maintenances.
Okay, whenever it was ordered without the compliance of Rajneesh versus Neha. Even in one of the case where the guidelines were reissued, which was Aditi Elias Miti versus Jitesh Sharma on 6th November 2023. Okay, by Yeah. the Honorable Bench of Supreme Court. It was by Justice Rajesh Bindal and Justice Yeah. Vikram Nath. They reiterated it and they gave some observations that the courts are not following it. And it is very important to follow it in each and every case. So this was reiterated and it was again uploaded in courts' websites. The circulars was rotated to all the high courts and then to the lower courts as well. So now, if I come back to the case which we are discussing, if you see the headline of this, if you clearly see the headline, High Court reiterates. So High Court and Supreme Courts are again and again trying that lower courts should maintain that compliance. They are getting multiple number of cases where the compliances are not being done. So this is also one of the case which is positive case where the High Court has reissued these guidelines, has reiterated it and sent it back to the lower court. Okay. Though in this particular judgment there is some flaw also that we'll discuss later in the cons which happened with the respondent petitioner, that we'll discuss later. However, but if we talk about this guidelines, these guidelines, it will take some time to be on paper, be implemented in each and every court. One thing we have done, like the RTIs was sent to many parts of India, the district courts, even high courts were sent, and we checked it out that implementation is going on or not. We sent near to 230 to 250 RTIs, and we have got the response of more than 150 to 180 RTIs, where it is very clear that the registrar has taken the cognizance of these circulars by the High Court, and they have implemented in their respective courts. Okay, so it is going on. One major issue which is coming nowadays is at the time of filing of petition. Now, this is the biggest thing which has to be taken care now. At the time of filing of petition, this is not taken care. And yes, one big reason why it is not being followed, because 99.99% of the advocates are parties to both husband and wife in different cases. Somewhere he is a party to a husband, advocate to a husband. Somewhere he is an advocate to a wife. So they are not disclosing to the parties that this has to be filed at the time of filing, and that is why they are getting their clients. And if they go to the court and they question on the first day itself that the affidavit is not filed, maybe the honorable court will question, hey, in the last case you came and you have not filed it. Why are you questioning in this particular case? The 10 cases which you filed in the last 1 month, none of that case was having that affidavit. Now in this case, you came from the husband side and you are questioning it. So this is what the problem is. The bar and the advocates do not want this to be implemented from end to end. I feel Sameer भाई and Shashank sir, I very genuinely feel, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं कि भाई जुडिशरी ओवरबर्डन हो चुकी है, जुडिशरी के पास केसेस इतने हैं, सब लोग को न्याय चाहिए, एंड जजेस आर ओवरबर्डन्ड एंड केसेस आर देयर एंड ये वो, मेरा मानना ये है कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं और हर कोर्ट में सर्कुलेट हो गई हैं, स्टाफ को अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो केस फाइल ही ना हो, फाइलिंग के टाइम पे ही चीज खत्म हो, क्योंकि जैसे ही चीज रजिस्ट्री से कोर्ट में चली जाती है, इमीडिएटली एज अ जज उनका परव्यू हो जाता है टू ग्रांट सोशल जस्टिस, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो बन जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर जो क्लर्क्स हैं और जो रजिस्ट्रार है और बाकी लोग हैं, उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आप फाइल ही मत करो, क्योंकि फाइलिंग डिपार्टमेंट पे चेकलिस्ट प्रॉपर्ली फॉलो होनी चाहिए। Exactly. फाइलिंग से कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही ये ड्यूली वैलिडेट हो, जो भी इनकी चेकलिस्ट है गाइडलाइंस के अंदर, इंक्लूडिंग द लायबिलिटीज, इंक्लूडिंग द बैंक स्टेटमेंट्स एटसेट्रा, ऑल शुड बी देयर इंटैक्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ द क्लेम ऑफ द मेंटेनेंस। ये होगा। हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। I was talking to a senior lawyer of Supreme Court. I questioned him that earlier, before this judgment of Rajneesh versus Neha, there was a procedure to follow, like as per the Kusum Sharma.
कुसुम शर्मा Okay, का जज। there was a big affidavit and that has to be followed by both the parties, and that was due course of the time. It was not at the time of filing of petition. So I had a simple question and asked that advocate, after getting this procedure of Kusum Sharma, is there any decrease in the number of cases filed by women in the courts, especially in Delhi and Haryana, where it was implemented? You know what he told me? Near to 10 to 15% of the cases had dropped down. Wow. Drop down means it is not disposed of. It is not even filed. Because if parties are getting aware that my affidavits will come to the court and I am earning women, they are running away. They will not file under the affidavit, because any person who is employed, properly employed, he will also get scared of the perjury, which is mentioned in this Rajni versus Neha judgment. And already in the affidavits, there are multiple number of sections which has to be followed. So 10 to 15 was a difference. So now I was expecting after Rajni's versus Neha judgment, which has to be followed right at the time of filing, near to 40 to 50% cases may be decreased. But because it is not followed at the time of filing, they are not getting it. One good thing is coming up when the husband is coming to the court and questioning it on and putting the objections against the absence of that Rajni versus Neha affidavit and bank statement. Most of the cases are getting closed by either by the party not coming for the multiple dates or they are withdrawing the cases. We have seen multiple number of cases like this. शशांक सर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये जितना भी एसेट लायबिलिटी का जो चेकलिस्ट पॉइंट है, इस पे मैंने अभी जस्ट ये बात कहा था कि ये केस जिस समय विदाउट एफिडेविट फाइल होता है, ये इंस्टेंट वे में जज को या रजिस्ट्रार को चेकलिस्ट बना के यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए। अगर करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये पिटीशन को एडमिट ही नहीं करते विदाउट एफिडेविट। फर्स्ट चीज यहाँ पे अगर अभी तो जैसे एक अदिति का भी जो केस था, वहां पे जो अपना जजमेंट आया था, वहां पे भी ये चीज बताया गया। तो रजनीश वर्सेस नेहा को लेके कई जजमेंट आ चुके हैं और कई बार कोर्ट ने ये बार बार रिमाइंड किया है कि ये एफिडेविट मस्ट है। तो फिर एडवोकेट और लिटिगेंट, इसको एडवोकेट ही नहीं एजुकेट कर रहे हैं अपने लिटिगेंट को, तो फिर लिटिगेंट को तो पता भी नहीं रहेगा। अब हम लोग चूंकि एक्सपर्ट्स हैं इस चीज को लेके, मेंटेनेंस को लेके, तो हमें ये आइडिया है कि ये चीज मस्ट है। बट एडवोकेट का काम होता है बेसिकली अपने क्लाइंट को एजुकेट कर। एडवोकेट अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं और इसका खामियाजा पार्टीज को भरना पड़ रहा है, उनका टाइम जा रहा है, वो अपना सिर्फ फीस देख रहे हैं। बेसिकली एडवोकेट अपना फीस देख रहे हैं, उनको पिटीशन फाइलिंग में 5,000 10,000 जो भी मिलना है वो मिल रहा है, और दोनों पार्टी को न्याय तो मिल नहीं रहा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। तो न्याय सिर्फ वकील ले रहे हैं और वो अपने पैसे इससे खींच रहे हैं, इससे ज्यादा किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। आप देखो, अगर एक लड़की का सामान्य जीवन देखोगे, 6,000 में आज के डेट में कुछ भी नहीं, इट्स नॉट ए बिग। जो 1,000 रुपए बच्चे के लिए ग्रांट किया गया है, अगर आप वो देखो तो बच्चा 1,000 में आज के डेट में क्या उसका, आई थिंक कि टिल जजमेंट है आपका टिल मैरिज 1,000 रुपया। बच्ची को क्या, वो ट्यूशन फी भी आज के डेट में बच्चे का पेंसिल और बुक खरीदने जाओ तो 500-700 लग जाते हैं। तो कई ऐसे चीज हैं जो इम्प्रैक्टिकल वे में लिखे गए हैं, बट अभी ये जजमेंट 3 महीने के अंदर फिर से इससे रेक्टिफिकेशन होना है। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे जो बंदा, ये केस संदीप प्रसाद जी हैं, ये केस में पिटिशनर हैं, तो ये अभी वापस से रामगढ़ कोर्ट में जाएंगे, तो इन सब चीजों पे जज अभी बहुत ध्यान देंगे। और आई थिंक कि ये जजमेंट के बाद स्पेशली रामगढ़ कोर्ट में तो ये सिस्टम अडॉप्ट हो जाएगा 200%। बाकी अभी में टाइम लगेगा, बट रामगढ़ कोर्ट में हो जाएगा। थैंक यू सो मच समीर, शशांक भाई, फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू ऑफ दिस जजमेंट, and thank you guys for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and so that we can come up with more podcasts. Okay, take care. Bye bye. Thanks Dr. Bhai. Thank you.